हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से जोरों शोरों से चल रही होगी, राइट? चलिए, एएस चार्ट रिवीजन की सीरीज में आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट रिवीजन को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अमेलगमेशन AS14। अमेलगमेशन AS14 जो कि सीए इंटर, सीए आईपीसीसी के एडवांस अकाउंट्स में है और सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा बहुत उनका रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, रिवीजन कहां से कर रहे हैं? रिवीजन हम कहां से कर रहे हैं बच्चों? रिवीजन कर रहे हैं हम एएस चार्ट रिवीजन बुक। एएस चार्ट रिवीजन बुक अवेलेबल है vsmartacademy.com पे, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है, 250 से 300 रुपीज के बीच में आपको ये चार्ट बुक मिलेगा। ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं, अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और अपलोड किए हैं यूट्यूब पर एएस चार्ट रिवीजन के, इसका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है अपने चैनल पे, तो आप चाहें तो पूरा प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो और आपको जो भी एएस चार्ट रिवीजन चाहिए हो आप देख सकते हो। आपको ये एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है? चलिए, आज हम बात करेंगे AS14 अमेलगमेशन की, जिसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको टच करके वापस आ जाएंगे, हम जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे ताकि पूरी तरीके से आपका अच्छे से कवर हो जाए और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये चार्ट रिवीजन देखने के बाद क्वेश्चंस डायरेक्टली करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। आप अच्छे से इस चार्ट रिवीजन को देखिए, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं AS11 अमेलगमेशन। बच्चों, अमेलगमेशन जो हमारा कवर हो रहा है इस चार्ट में, वो दो पेजेस में कवर हो रहा है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 ज्यादा बड़ा नहीं है। जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको हमने सारे पूरे चार्ट रिवीजन में कवर किया है, पूरे चार्ट में, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स में से। बेसिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। ये अमेलगमेशन होता कितने टाइप का है, ठीक है ना? ये अमेलगमेशन होता कितने टाइप का है और उसी में आपको मालूम पड़ जाएगा ये अमेलगमेशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन 3 टाइप से हो सकता है। पहला आपको दिख रहा होगा, द फर्स्ट वन इज मर्जर। मर्जर मतलब जब दो अलग अलग कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएं और दोनों कंपनीज खत्म हो जाएं, दोनों कंपनीज लिक्विडेट हो जाए और एक थर्ड कंपनी डेवलप हो, विच इज कॉल्ड न्यू कंपनी। वो एक मर्ज्ड कंपनी, मतलब दोनों कंपनीज ने अपना बिजनेस को मर्ज करके एक न्यू कंपनी डेवलप कर ली। दोनों पुरानी कंपनीज लिक्विडेट हो गई, एक न्यू कंपनी अब अपना पूरा काम करेगी। उस कंपनी में दोनों पुरानी कंपनीज का मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं मर्जर। आई बात समझ में? दूसरा होता है, एक हो गया मर्जर, एक दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर दे और वो जो दूसरी कंपनी है वो खत्म हो जाए, वो लिक्विडेट हो जाए, पूरा बिजनेस पहली वाली कंपनी के पास चला गया। आप देख रहे होंगे A + B = A, मतलब A ने B को टेक ओवर किया और A बची, B खत्म हो गई। यहां A + B = C, A और B आपस में मर्ज हो गए, दोनों खत्म हो गए, C आ गई। ये होता है एब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कंपनी को खत्म करके एग्जिस्टिंग बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है, दूसरी न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी में ट्रांसफर कर रही है। वही कंपनी का मैनेजमेंट दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जो बिजनेस था वो A लिमिटेड के नाम से था, अब वो बिजनेस शिफ्ट हो गया B लिमिटेड के नाम से, और B लिमिटेड भी एक न्यू कंपनी है, ठीक है बच्चों? ये होते हैं अलग अलग टाइप के अमेलगमेशंस। AS14 में सारे प्रकार के अमेलगमेशंस की अकाउंटिंग कवर होती है, ठीक है? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे अमेलगमेशन के ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ये पार्टीज की थोड़ी स्पेलिंग गलत है, ठीक है? पार्टीज, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे अमेलगमेशन के ट्रांजैक्शन में? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन? एक होता है ट्रांसफरर और दूसरा ट्रांसफररी। ट्रांसफरर मतलब सेलिंग कंपनी,
सेलिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो अपना बिजनेस बेच रही है, जो अपना बिजनेस बेच रही है। ऊपर मर्जर वाले केस में ए और बी सेलिंग कंपनी थे, एब्जॉर्प्शन वाले बिजनेस में, एब्जॉर्प्शन वाले ट्रांजेक्शन में बी जो है वो सेलिंग कंपनी है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो ए है वो सेलिंग कंपनी है, जिसका बिजनेस जा रहा है, बिक रहा है, जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? हुज बिजनेस इज गेटिंग ट्रांसफर। अच्छा, हम यहां पर जब भी अमेलगमेशन में वर्ड यूज करते हैं बिजनेस, दैट मींस नेट एसेट्स, मतलब ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, जिसका बिजनेस जा रहा है मतलब जिसके एसेट्स और लायबिलिटीज सेल हो रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? और दूसरी कंपनी होती है बायर कंपनी, जिसको अपन बोलेंगे ट्रांसफर री। ट्रांसफर री मतलब जिसके पास बिजनेस आया, जिसने बिजनेस को टेक ओवर किया, जिसके पास बिजनेस को शिफ्ट किया गया, जिसके पास नेट एसेट्स आए। बिजनेस मतलब नेट एसेट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं बायर, बाइंग द बिजनेस। आई बात समझ में? एंड हियर बिजनेस मींस नेट एसेट्स। क्लियर बेटा? अच्छा, जो सेलिंग कंपनी है उसके यहां से क्या गया? उसके यहां से नेट एसेट्स गए। उसके यहां से क्या गया? नेट एसेट्स गए। तो उसके यहां से नेट एसेट्स गए तो उसको मिलेगा क्या? क्या वो फ्री में अपने नेट एसेट्स दे रही है? नहीं। ये जो सेलिंग कंपनी है इसके जो मालिक हैं, मालिक मतलब शेयर होल्डर्स, इनके शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? बिजनेस बेच के क्या मिलेगा? इनको मिलेगा परचेज कंसिडरेशन, मतलब इनको कंसिडरेशन मिलेगा। ये कंसिडरेशन किस फॉर्म में हो सकता है? कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, कंसिडरेशन शेयर्स के फॉर्म में होता है। जनरली कंसिडरेशन शेयर्स के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि जो मालिक लोग हैं, जो ओनर लोग हैं, वो बोलेगा कि भाई मैं तुझे अपना बिजनेस बेच रहा हूं, तू मुझे भी अपनी कंपनी में मालिक बना दे, मुझे शेयर इशू कर दे। जो व्यक्ति मालिक नहीं बनना चाहता, ओनर नहीं बनना चाहता, उसको कैश दे दो, ऐसा होता है। तो शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी गेट पीसी अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ नेट एसेट्स। आई बात समझ में? सो नेट एसेट्स ट्रांसफर करने के बदले में उनको क्या मिलता है? नेट एसेट ट्रांसफर करने के बदले में उनको मिलता है पीसी। यहीं पर जो बाइंग कंपनी है, हम बाइंग कंपनी अब वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रांसफर ट्रांसफरर। ट्रांसफर मतलब बाइंग कंपनी, ट्रांसफरर मतलब सेलिंग कंपनी। यहीं पर जो ट्रांसफर कंपनी है उसको क्या मिलता है? नेट एसेट्स, और वो क्या पे करता है? पीसी। अच्छा, ये बात याद रखने की जरूरी है कि जो AS 14 में अकाउंटिंग बताई गई है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया अमेलगमेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है ट्रांसफर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो AS 14 अप्लाइज हियर। इसके अलावा ट्रांसफर कंपनी गेट्स नेट एसेट्स अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के पेमेंट के अगेंस्ट आपको नेट एसेट्स मिल जाते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों ये था एक बेसिक पॉइंट। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ शॉर्टकट्स यूज किए हैं। मैं जब ट्री बोलूंगा तो ट्री मतलब ट्रांसफर री, तो TREE लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म। और जब मैं ट्रर बोलूंगा TROR, जहां ट्रर लिखा होगा मतलब ट्रांसफर रर TROR, तो ट्रांसफर ट्रांसफरर। ठीक है? अच्छा, ये था बेसिक्स आपके अमेलगमेशन का। अब मुद्दे पे आते हैं। अभी हमने देखा कि अल्टीमेटली यहां पर होता क्या है? अमेलगमेशन एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर लेन देन होती है। क्या लेन देन? नेट एसेट्स और पीसी की लेन देन होती है। मैं आपसे नेट एसेट्स ले रहा हूं, मतलब मैं आपसे आपका बिजनेस ले रहा हूं, उसके बदले मैं आपके शेयर होल्डर्स को पीसी दूंगा। कंपनी को पीसी नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर्स को पीसी मिलेगा। तो यहां पर लेन देन होती है नेट एसेट्स और पीसी की। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, जिस चीज की लेन देन होती है उसी चीज की तो अकाउंटिंग होगी। जो ट्रांसफर कंपनी है किस चीज की अकाउंटिंग करेगी? असेट्स आया उसके पास, लायबिलिटीज आया उसके पास, मतलब बिजनेस आया, तो वो बिजनेस खरीदने की अकाउंटिंग करेगी और वो पीसी को डिस्चार्ज करने की अकाउंटिंग करेगी। आई बात समझ में? सर AS 14 ट्रांसफर के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ट्रांसफरर कंपनी का क्या होगा? बेसिकली ट्रांसफरर कंपनी अपना बिजनेस बंद करेगी, अपना बिजनेस क्लोज करेगी। तो असेट्स को क्लोज करना होगा रियलाइजेशन में, लायबिलिटीज को क्लोज करना होगा रियलाइजेशन में। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए, अब क्योंकि पीसी की बात चल रही है तो पीसी की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी अमेलगमेशन का क्वेश्चन आता है, अच्छा ये बात आपको सबको पता होनी चाहिए कि अमेलगमेशन का क्वेश्चन तो आना ही आना है बॉस, कुछ भी हो जाए।
आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस चाहे इंटर न्यू सिलेबस हो, आपका अमेलगमेशन का 15 मार्क्स का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फाइनल में भी आता है। और अगर अमेलगमेशन का क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आपको उसमें परचेज कंसीडरेशन निकालना पड़ेगा। अब ये परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। परचेज कंसीडरेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, मेथड 1 एक्सचेंज रेशियो मेथड, मेथड 2 नेट असेट्स मेथड। अब ये दोनों मेथड डिपेंड करता है कि कब कब अप्लाई हो सकते हैं। जो पहला मेथड है एक्सचेंज रेशियो मेथड, वो हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें एक क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि सारे के सारे असेट और सारे के सारे लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया गया है। कौन सी वैल्यू पे टेक ओवर किया है इट डजंट मैटर, बुक वैल्यू पे किया गया है, मार्केट वैल्यू पे किया है, उससे मतलब नहीं है। सो पहला जो मेथड है एक्सचेंज रेशियो मेथड, व्हेन टू यूज, कब यूज करना है, व्हेन ऑल असेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर, द इंपॉर्टेंट इज ऑल, जब सारे के सारे असेट लाइबिलिटीज टेक ओवर किए जाए। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप पढ़ के ये समझ जाते हो कि यहां पर तो यार कैश और बैंक तो टेक ओवर कर ही नहीं रहे, यहां पर तो सिलेक्टेड असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना, सिलेक्टेड असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पहला वाला मेथड नहीं लगा सकते हो। मैं बताऊंगा रीजन की क्यों नहीं लगा सकते। ऐसे केस में आप सेकंड मेथड लगाओगे विच इज कॉल्ड नेट असेट मेथड। आइए पहले सेकंड मेथड पढ़ते हैं। व्हेन ओनली सिलेक्टेड और स्पेसिफिक असेट लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर, नॉट ऑल, जब सारे के सारे असेट लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हो रहे। कैसे पीसी निकलेगा जब सारे के सारे असेट लाइबिलिटी टेकन ओवर नहीं हो रहे? सिंपल, आप एक शॉपिंग मॉल में गए, क्या जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो क्या आप पूरे मॉल को खरीदने जाते हो? नहीं, आप किसको खरीदने जाते हो? आप कुछ सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को खरीदने जाते हो। तो जब आप उस सिलेक्टेड आइटम्स और प्रोडक्ट्स को अपनी कार्ट में डालते हो, आप उसका बिलिंग करवाते हो, एक एक आइटम को उठा के उसकी बिलिंग होती है। सिंपल, यहां पर भी सिलेक्टेड असेट लायबिलिटी उठाए रहे, तो जो जो असेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल के एडलेस कर दो। एडलेस मतलब ऑल असेट्स जितनी भी टेक ओवर हुई उसकी मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, माइनस लाइबिलिटीज अज्यूम, जितनी भी आपने लाइबिलिटीज ले ली, लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं होती, लाइबिलिटी अज्यूम होती है, क्योंकि लाइबिलिटी कोई टेक ओवर करने वाली चीज नहीं है, लाइबिलिटी कोई टेंजिबल चीज नहीं है। तेरी लाइबिलिटी थी, अब वो मेरी हो गई, मैंने अज्यूम कर ली, ऐसा होता है। तो असेट्स मेरे हो गए, लाइबिलिटीज कुछ कुछ मेरे हो गए, पर सिलेक्टेड, तो नेट निकाल लिया, वो आ गया आपका पीसी। तो ये तो बहुत ही इजी मेथड है। बस ये इजी मेथड कब यूज होगा? जब सारे के सारे असेट लाइबिलिटीज टेक ओवर नहीं होंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर सारे के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, हालांकि हम आगे पढ़ने वाले थे पर मैं पहले ही रिपीट कर दूं, पीसी का ताल्लुक, पीसी का रिलेशन अमेलगमेशन के मेथड से नहीं होगा। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, आपने दो सुने होंगे, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे। आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर, उससे कोई मतलब नहीं है। पीसी का रिलेशन, पीसी कैलकुलेट करने का रिलेशन उससे नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का, जहां मैंने लिखा है व्हेन टू यूज, जैसे मैंने ये फर्स्ट मेथड लिखा है व्हेन ऑल असेट्स लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे हमेशा इन द नेचर ऑफ मर्जर ही लगाना है, ऐसा नहीं है। इन द नेचर ऑफ परचेज में भी हम सारे असेट्स लाइबिलिटीज टेक ओवर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हिंट जरूर है कि सेकंड मेथड अगर मान लो यूज हो रहा है, मतलब सिलेक्टेड असेट लायबिलिटी यूज हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक हिंट है कि हम अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मर्जर में सारे असेट लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो जो पहला मेथड है विच इज कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो मेथड, मैंने आपको बोला व्हेन टू यूज। अब आप पता बात करते हैं हाउ टू यूज। ये मेथड यूज कैसे होगा, ये मेथड कैसे यूज होगा? बच्चों, या तो क्वेश्चन में आपको एक्सचेंज रेशियो दिया रहेगा, एक्सचेंज रेशियो मतलब 3:5, 5:3, ठीक है ना, 17:11। इसका मतलब क्या है? बोलेगा कि जो ट्रांसफर री कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करेगी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब हर 3 शेयर्स के बदले उनको 5 शेयर्स दिए जाएंगे। 3 शेयर्स किसके? ओल्ड कंपनी के, मतलब ट्रांसफरर कंपनी के। उन शेयर होल्डर्स के पास जितने भी शेयर्स हैं उनके हर 3 शेयर्स के बदले हम उनको 5 शेयर्स इशू करेंगे। हर 11 शेयर्स के बदले हम उनको 7 शेयर्स इशू करेंगे। पीछे से चलना है, 3 के बदले 5, ठीक है।
तो ये एक्सचेंज रेशियो आपको जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपको ये एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई द सेम, आप इस एक्सचेंज रेशियो को अप्लाई कर लीजिए। सर ये एक्सचेंज रेशियो को अप्लाई कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, इस एक्सचेंज रेशियो को सर अप्लाई कैसे करते हैं, आइए अप्लाई करते हैं। एक्सचेंज रेशियो को अप्लाई करने का तरीका होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर के टोटल कितने शेयर्स हैं इनटू एक्सचेंज रेशियो। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी एज पीसी। आप इसको अप्लाई करते हो। अगर यहां पर अप्लाई करते वक्त कोई फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन मतलब अगर आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो ये आता है, मान लो कुछ ऐसा आ रहा है 9573.47, तो शेयर्स पॉइंट में हो ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में जो ये 0.47 है, इस 0.47 के बदले हम क्या देंगे? हम उसके बदले कैश दे देते हैं। आई बात समझ में? तो फ्रैक्शन इफ एनी पे इन कैश। ये तो बहुत ही आसान था जब एक्सचेंज रेशियो अपने को दिया जाए। कभी कभार क्वेश्चन में अपने को एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया होता। ये इस टाइप के एक्सचेंज रेशियो आपको नहीं दिए होंगे, 5:3, 3:5, 17:11। ऐसे केस में क्या करोगे अगर एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया है? स्टिल सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज टेक ओवर किए जा रहे हैं। ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में आप एक्सचेंज रेशियो बनाओगे। यस, आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे। उस एक्सचेंज रेशियो को बोलेंगे अपन डीम्ड एक्सचेंज रेशियो। ई कैपिटल कर देता हूं मैं। उस केस में अपन बोलेंगे डीम्ड एक्सचेंज रेशियो। आई बात समझ की नहीं? ये एक्सचेंज रेशियो कैसे बनाया जाएगा? एक्सचेंज रेशियो बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया है तो, और सारे के सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर किए गए हैं, तो हम अपना एक्सचेंज रेशियो बनाएंगे। एक्सचेंज रेशियो बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक्सचेंज रेशियो बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना है क्या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों कंपनीज के शेयर पर वैल्यू, शेयर प्राइस दिए हुए कि नहीं दिए हुए, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, या शेयर प्राइस, शेयर वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का। अगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है तो वही बन जाएगा डीम्ड रेशियो। क्या? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ट्रांसफरर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस और इश्यू प्राइस पर शेयर ऑफ ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो हम ये निकाल लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? कभी कभार मार्केट प्राइस दिया होगा, कभी कभार इसका मार्केट प्राइस दिया होगा और इसका आपको वो बोलेगा कि जो न्यू कंपनी है वो न्यू कंपनी अपना शेयर इशू करेगी 10 रुपए में, तो ये इशू प्राइस दिया होगा 10 रुपए, तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय इशू प्राइस हो गया। इसीलिए मैंने यहां पर आप देखेंगे ऊपर मैंने बोला है मार्केट प्राइस या फिर आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, पर नीचे मैंने लिखा है मार्केट प्राइस या फिर आईवी या फिर इशू प्राइस। तीन चीजें, ठीक है? ऊपर आएगा ट्रांसफरर, नीचे आएगा ट्रांसफरी। क्लियर है बेटा? सर ऊपर ट्रांसफरर क्यों आएगा? सिंपल सी बात है, जब ये आप डीम्ड रेशियो अप्लाई करोगे तो ये डीम्ड रेशियो अप्लाई किसके ऊपर करोगे? डीम्ड रेशियो किसके ऊपर अप्लाई करोगे? अप्लाई टू नंबर ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर। अब ट्रांसफरर के इशूड शेयर से मान लीजिए 10, और इसका जो मार्केट प्राइस है से 15 और डिवाइड बाय 10 इशू प्राइस। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ शेयर्स किसके हैं? ट्रांसफरर कंपनी के। तो इनटू नंबर ऑफ वैल्यू पर शेयर तो ट्रांसफरर की इनटू होगी ना, तो उससे क्या निकलेगा? हम बोलेंगे अच्छा ट्रांसफरर के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10,000 है, इंटू 15 रुपए, तो कुल मिला के हो गया 1,50,000 हो गई इसकी वैल्यू टोटल। इसकी 150 की टोटल वैल्यू को हम 10 रुपए के शेयर के बेसिस पर सेटल करेंगे, मतलब हम इसको 15,000 शेयर इशू करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? सो बेसिकली 15 ऊपर मतलब ट्रांसफरर ऊपर, ट्रांसफरी नीचे। क्लियर?
अब इसमें एक और ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है कि मान लीजिए वो क्वेश्चन में आपको बोलता है कि पीसी शैल बी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज। कभी कभार ऐसे बोलेगा पीसी शैल बी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज, मतलब पीसी जो दिया जाएगा वो इंट्रिंसिक वैल्यूज के बेसिस पर दिया जाएगा, और साला क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन में है ही नहीं, आप क्या करेंगे? अब इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर देंगे, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू नीचे इंट्रिंसिक वैल्यू। बट हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू? अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी है तो आप कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। कैसे? ऑल असेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस ऑल लाइबिलिटीज का पेबल वैल्यू। पेबल वैल्यू मतलब जो भी पे करना है आपको, ठीक है। इसमें ऑल असेट्स लिख रहा हूं इंक्लूडिंग, मैं यहां छोड़ दो, यहां नहीं लिख रहा, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में वो आपको कुछ अनरिकॉर्डेड असेट दे रहा है ट्रांसफरर या ट्रांसफर कंपनी के, कि ना एक ऐसी असेट थी जिसको अभी तक हमने बुक्स में दिखाई नहीं है, लाइबिलिटी थी जिसको हमें पे करना है पर बुक्स में नहीं दिख रहा है, तो आप उनको भी जोड़ दोगे। तो ऑल असेट माइनस ऑल लाइबिलिटीज माइनस पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर ये क्या है? एक्चुअली देखो, पीसी मिलता किसको है? पीसी इज डिस्चार्ज्ड। पीसी किसको डिस्चार्ज होता है? पीसी डिस्चार्ज होता है शेयर होल्डर्स को। कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ट्रांसफरर कंपनी के। अब मुद्दा यह है कि पीसी जो डिस्चार्ज होता है ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को, तो जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है। आप जानते हो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है अगर कंपनी को आज ही झूठ मूठ में बंद कर दिया जाए, सारे असेट्स बेचने पड़ेंगे, कितना पैसा मिलेगा, और सारी लाइबिलिटीज को सेटल कर देंगे और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी सेटल कर देंगे, तो अंत में हर इक्विटी शेयर होल्डर की झोली में कितना कितना आएगा। तो यही वो फॉर्मूला है कि अगर सारे असेट बेच दिए जाए, माइनस सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाए, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाए। अब यहां पर अगर प्रेफरेंस होल्डर्स को दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा? उनको उनका पीसी के बराबर दिया जाएगा, क्योंकि उनका पीसी फिक्स हो चुका होगा अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल होगा तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू। क्या आ जाएगा? नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमें इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू हम अप्लाई करेंगे डीम्ड एक्सचेंज रेशियो में, और हमें इस तरीके से उसको अप्लाई करना है, हमारा पीसी हमें निकल आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाउ टू कैलकुलेट पीसी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। सर पीसी निकल गया, कौन डिस्चार्ज करेगा? ऑब्वियसली ट्रांसफर कंपनी। किसको? ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो अब उसकी अकाउंटिंग समझते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पीसी। ये पीसी की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, मतलब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ठीक है। तो इसकी पहले अकाउंटिंग हम समझेंगे। जो ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब जो सेलिंग कंपनी है, वो क्या बोलेगी? देखो, सेलिंग कंपनी को पीसी मिलेगा। सर आपने तो बोला कि सेलिंग कंपनी को नहीं मिलेगा, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। एक्चुअली सेलिंग कंपनी को पीसी मिलेगा और वो पीसी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सेलिंग कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? टेक्निकली सेलिंग कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है, तो उसने अपनी असेट्स को रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया होगा, उसने एंट्री की होगी रियलाइजेशन टू असेट्स, पहली एंट्री। यार, और दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, मतलब उसने सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर कर दिए? एक कॉमन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट एक पूल बन गया जिसमें असेट्स और लाइबिलिटीज चले गए। तो बेसिकली उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? पीसी। तो उस पीसी को भी हम रियलाइजेशन में ही डालेंगे ताकि हमें नेट फायदा या नुकसान मिल जाए। तो इसीलिए ट्रांसफर कंपनी पीसी की एंट्री क्या करेगी? ट्रांसफर अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री कितने से होगी? ये एंट्री पीसी वैल्यू से होगी। मतलब ट्रांसफर री कंपनी अकाउंट डेबिट, वो बोले वो पहले पीसी को ड्यू कर रही है, मतलब मुझे पीसी मिलेगा किससे? ट्रांसफर री से, तो ट्रांसफर ही बन गया मेरा डेटर टू रियलाइजेशन। ठीक है, चलो भाई मिलेगा। फिर अब पीसी मिल गया, पीसी के फॉर्म में क्या क्या मिला? हो सकता है इक्विटी शेयर्स मिले ट्रांसफर री कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर्स मिले ट्रांसफर री कंपनी के, डेबेंचर्स मिले ट्रांसफर री कंपनी के, कैश मिला, तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर री कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर री कंपनी अकाउंट, कैश अकाउंट और डेबेंचर्स अकाउंट टू ट्रांसफर री कंपनी अकाउंट। पीसी रिसीव हो गया। देखिए पहले हम बोल रहे थे मुझे पीसी मिलेगा, ड्यू की एंट्री पास करनी थी रियलाइजेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री पास करेंगे तो असेट लायबिलिटीज को ऑलरेडी रियलाइजेशन में डाल चुके हैं, पीसी भी जा चुकेगा, पीसी भी चला जाएगा, तो इससे हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ जाएगा। वो प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने शेयर होल्डर्स में। जैसे हमें पीसी मिलेगा तो हम देखेंगे हमें क्या क्या मिला। अब ये जो हमें मिला है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। तो हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऊपर जो हमने डेबिट किया था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, डिबेंचर्स, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू डिबेंचर्स। याद रखिएगा पीसी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिस्चार्ज होता है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को अगर हम कुछ पे कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर ही कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रही है, ट्रांसफरर के डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो पीसी का पार्ट नहीं है। वो ये है कि हमने एक लायबिलिटी को सेटल कर दिया। पीसी में डिबेंचर होल्डर्स को जो पे करते हैं, क्रेडिटर्स को पे करते हैं, वो नहीं आएगा। ठीक है, अमेलगमेशन का टॉपिक है इसलिए चार्ट रिवीजन को भी मैं स्लोली ले रहा हूं थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आपका अमेलगमेशन को मैं 15 मिनट 20 मिनट में करवा लूं, वो मजा नहीं आएगा। करवाने को मैं आपको 15-20 मिनट में एक रिवीजन करवा सकता हूं, बट आपको वो लिटरली मजा नहीं आएगा। तो यहां पर अमेलगमेशन का टॉपिक है, आपको ऑब्वियसली इसके बाद क्वेश्चंस भी ट्राई करने होंगे। ठीक है ना, अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो भी कम से कम आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। जिन बच्चों को थोड़ा स्पीड कम लग रहा है वो 1.25 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीसी को डिस्चार्ज करने की एंट्री हो गई। सर सिर्फ यही 3 एंट्रीज होती हैं? ये सिर्फ पीसी के लिए 3 एंट्रीज थी। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स ऑफ ट्रांसफर री कंपनी, मतलब जो पीसी दे रही है, पीसी डिस्चार्ज कर रही है, नेट असेट्स ले रही है, वो क्या एंट्री पास करेगी? सबसे पहले एंट्री पास करेगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। ये कितने से होगा? ऑब्वियसली पीसी से, हम तो पीसी का ही बोल रहे हैं ना। तो पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ये बिजनेस परचेज क्या है? टोटल बिजनेस की वैल्यू, हमारा टोटल बिजनेस आया, इसमें मशीन आया, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, व्हाटएवर, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है बिजनेस परचेज को। अगली एंट्री में हम इसको खोलते हैं, तो पहले हमें पीसी हमें देना है, तो उसकी हमने ड्यू की एंट्री पास की कि हमारा बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लिक्विडेटर क्यों? क्योंकि ट्रांसफर कंपनी बंद हो रही तो उसके लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया होगा। अब एक सेकेंड एंट्री पास की जाती है जहां पर असेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मैं वो एंट्री यहां पर मैंने नहीं की है क्योंकि हम यहां पर सिर्फ पीसी का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। वो जो एंट्री है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लिक्विडेटर को अकाउंट को डेबिट करते हैं, और हमने क्या क्या दिया? हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया, हमने कैश दिया, हमने डिबेंचर दिया, व्हाटएवर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिबेंचर दे सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी दे सकते हैं, वो पीसी होगा, पर डिबेंचर होल्डर को आप कुछ भी दोगे वो पीसी नहीं होगा। आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए समझना। क्या है सर? अगर पीसी नेट असेट की वैल्यू से ज्यादा है, मतलब आपने पे किया 100 करोड़ और आपको नेट असेट्स मिले 92 करोड़, तो 8 करोड़ जो आपने एक्सेस पे किया दैट इज योर गुडविल। और अगर पीसी आपके नेट असेट वैल्यू से कम है, मतलब आपने पे किया 100 करोड़, आपको मिला 105 करोड़, तो आपका आएगा गुड कैपिटल रिजर्व। अब ये जो मैंने बोला कैपिटल रिजर्व आएगा या ये गुडविल आएगा, ये बेसिकली किस टाइप, ये कौन सा मेथड में होता है?
इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ पीसी। आई बात समझ में? अभी तक हम 3 बातें पढ़ चुके हैं। एक बार मैं चार्ट को पूरा दिखा देता हूं, 2 सेकंड के लिए आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब अभी तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ जैसा मैंने आपको बताया था कि AS14 अप्लाई होता है सिर्फ ट्रांसफर री कंपनी की बुक्स में, तो हम बात करेंगे डिटेल में ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स के बारे में। ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स जहां पर AS14 अप्लाई होता है, यहां AS14 कहता है कि अकाउंटिंग करने के लिए ट्रांसफर री कंपनी को पहले यह देखना पड़ेगा कि उसका जो अमेलगमेशन है वो कौन सा नेचर ऑफ अमेलगमेशन है। क्या ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है या फिर ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। आइए देखते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर को। सबसे पहले हम हमेशा इन द नेचर ऑफ मर्जर समझेंगे, फिर इन द नेचर ऑफ परचेज समझेंगे। AS14 ने इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए 5 कंडीशंस बताई हैं। कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहा है कि ये पांचों के पांचों कंडीशंस, ऑल कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर ये पांचों के पांचों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये माना जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में अमेलगमेशन का, वो ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो मर्जर का नेचर है। आइए कौन सी कंडीशंस है। पहली कंडीशन, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी टेकन ओवर। क्या सारे के सारे असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया गया है? कोई भी असेट लायबिलिटी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, एट सेम बुक वैल्यू। आप अगर सारे के सारे असेट लायबिलिटीज को टेक ओवर करते हो और आप रिकॉर्ड करोगे सेम बुक वैल्यू पे, एट सेम बुक वैल्यू मतलब यहां पर बात चल रही है रिकॉर्डिंग की। अगर आप उनको रिकॉर्ड करोगे सेम बुक वैल्यूज पे, मतलब आप असेट्स को टेक ओवर करके लाए, आप रिकॉर्ड करोगे सेम बुक वैल्यू पे। सेम बुक वैल्यू मतलब जो बुक वैल्यू ऑलरेडी, जो वैल्यू ऑलरेडी ट्रांसफरर कंपनी बुक में एग्जिस्ट कर रही थी, सेम वैल्यू पे अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, लायबिलिटी को भी सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सेकंड कंडीशन मानी जाएगी कि फुलफिल हुई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मर्जर की थर्ड कंडीशन कहती है कि मिनिमम 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी जिसके बिजनेस को हम टेक ओवर कर रहे हैं, उसके 90% ऑफ शेयर होल्डर्स, मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स का कंसेंट आपको मिल जाना चाहिए इस अमेलगमेशन के लिए। मतलब वो हां कर दें कि ठीक है हम इस अमेलगमेशन के लिए रेडी हैं, 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। पर इसमें याद ये रखना कि ये 90% ऑफ एक्सटर्नल देखना है, एक्सटर्नल इक्विटी शेयर होल्डर्स देखना है। ये एक्सटर्नल इक्विटी शेयर होल्डर्स देखना है मतलब अब मान लीजिए कि ट्रांसफर री कंपनी ने ही ट्रांसफरर कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज किए हुए, तो वो तो खुद इंटरनल हो गया, वो तो मना करेगा कि नहीं, करेगा ही नहीं कि अमेलगमेशन मत करो, वो तो खुद ही टेक ओवर कर रहा है। तो उसके शेयर्स को हटाकर बाकी जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स है उसका 90% ऑफ शेयर होल्डर्स का एग्री होना जरूरी है इस अमेलगमेशन के लिए। चौथा कंडीशन, पीसी मस्ट बी डिस्चार्ज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के हिसाब से अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आपने पीसी कैसे दिया है ये देख लो। आप पीसी कैसे दे रहे हो, पीसी डिस्चार्ज कैसे कर रहे हो, क्या कैश में डिस्चार्ज कर रहे हो, क्या डिबेंचर्स दे रहे हो, प्रेफरेंशियल दे रहे हो, ये सब कर रहे हो तो ये मर्जर नहीं मान सकते। पीसी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। हाँ, फ्रैक्शंस अगर हो रहे हैं तो फ्रैक्शंस को कैश में डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो चलेगा। बाकी पीसी आप पूरा का पूरा इक्विटी के फॉर्म में दोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बिजनेस आप टेक ओवर करके लाए हो, जिसका बिजनेस आपने टेक ओवर किया है, उस बिजनेस को आप कंटिन्यू करोगे, ऐसा आपका इंटेंशन है क्या? ऐसा नहीं कि आपने सामने वाले के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, उसको पीसी दे दिया, आपने उसके एसेट लायबिलिटीज अपने बिजनेस में यूज कर ली, उसके बिजनेस को आप कंटिन्यू कर ही नहीं रहे हो, उसका बिजनेस बंद कर दिया, खत्म कर दिया। नहीं, ये इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं हो सकता है। ये मर्जर होने के लिए सेम बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन। अब आप जानते हो कि ये 5 कंडीशन का रियल बेसिकली इसका ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है। ओवरऑल प्रिंसिपल ये है, इन द नेचर ऑफ मर्जर का इंटेंशन ये निकल के आता है
कि हम इन द नेचर ऑफ मर्जर तभी मानेंगे जब ये इंटेंशन दिखे कि तुम जिस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो उसको अपना समझ के कंटिन्यू करोगे और उसको तुम शुरू से अपना मान रहे हो, इसीलिए तुम उसके असेट लायबिलिटी सारे के सारे ले रहे हो, पहली कंडीशन। उसके सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज को सेम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे ही है, तो तुम क्या उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। हम जब कोई चीज परचेज करके लाते हैं तो मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं, वो हमने किसी और से परचेज किए, तुम ये मान लो कि वो बिजनेस शुरू से ही तुम्हारा था, सेम वैल्यूज पर तुमने लिया। उनके सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंसेंट जाना जरूरी है ताकि वो तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर बन सके, मतलब सेम मैनेजमेंट भी कंटिन्यू कर रहे हो, सेम बिजनेस भी कंटिन्यू कर रहे हो। टेक्निकली यहां पर मर्जर में ये 5 कंडीशंस रखने का इंटेंशन ये था कि ये दिखना चाहिए कि तुम उसके बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हुए कंटिन्यू करोगे, तो इसको मानेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर ये इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो याद रखिएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई होगा। कौन सा मेथड? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहता है कि आप जब भी पीसी डिस्चार्ज करोगे तो उसको कंपेयर करोगे जो भी आपने नेट एसेट्स लिए, आपने तो सारे नेट एसेट्स लिए, और आप उसके ट्रांसफर कंपनी के सारे रिजर्व्स को भी मेंटेन करोगे। ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में जनरल रिजर्व दिख रहा है, P&L दिख रहा है, कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, रिवोल्यूशन रिजर्व दिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स दिख रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, व्हाटएवर जो भी रिजर्व दिख रहे हैं, CRR दिख रहा है, DRR दिख रहा है, आप सारे के सारे रिजर्व्स को मेंटेन करोगे। जैसे आप नेट एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उनके सारे रिजर्व्स को भी सेम टू सेम रिकॉर्ड करोगे, और जो भी आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करके जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप फ्री रिजर्व्स में एडजस्ट करोगे। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व और P&L, चाहे डेबिट बैलेंस आए चाहे क्रेडिट बैलेंस आए, और तो वो जो जनरल रिजर्व P&L आ जाएगा, फ्री रिजर्व जो आ जाएगा, उससे अगर आपने कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर आपने बियर किए हैं तो उन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को भी आप सेट ऑफ कर सकते हो उस फ्री रिजर्व से, और कोई अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा तो आप उसको भी सेट ऑफ कर सकते हो। मैं डेफिनेटली मानता हूं कि आपको ये अनरियलाइज वाला पॉइंट आपको ऐसे आसानी से नहीं समझ में आएगा, अगले पेज पर मैं इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज, कवर्ड इन नेक्स्ट पेज। तो अगले पेज पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करते हैं। इसको आप छोड़ भी दोगे यहां पे तो चलेगा। कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाओगे तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा रिजर्व्स को एडजस्ट करने के बाद, तो आप फ्री रिजर्व में सेटल करोगे और लिक्विडेशन एक्सपेंस को भी उसी फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करोगे। अगर क्या होगा कि 5 में से कोई एक आध कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मान लीजिए सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर किए पर हम सेम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, फिर क्या करोगे? आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, या आपने मार्केट वैल्यू पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, सेम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, पर आपने मान लीजिए आपने पीसी सिर्फ इक्विटी शेयर के फॉर्म में नहीं दिया, आपने पीसी कैश में भी दे दिया। ऐसे केस में नहीं माना जाएगा कि आपका मर्जर हुआ है, माना जाएगा कि आपका इन द नेचर ऑफ परचेज है। क्या लिखा है? व्हेन देयर इज नो मर्जर देन इट इज अ परचेज नेचर। परचेज नेचर मतलब आपने साफ साफ उस कंपनी को टेक ओवर किया है, आपको कोई मतलब नहीं कि उसके शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी में आके बने, उसका मैनेजमेंट मेरे साथ आके बने, आप तो पूरा अपनी धाक जमाना चाहते हो उस कंपनी के ऊपर, अपना डोमिनेशन दिखाना चाहते हो और आप अपना बस फायदा देख रहे हो। मर्जर में बल्कि ये होता है कि तेरा और मेरा दोनों का फायदा हो, मिलके काम करेंगे, ना तू नुकसान में आए ना मैं नुकसान में आऊं। इसीलिए मर्जर के केस में हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस भी हम फ्री रिजर्व में सेटल करते हैं। जबकि परचेज नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता। परचेज नेचर में सीधा सीधा अक्वायरिंग कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी अपना फायदा देखती है। परचेज कंपनी में क्या बोला गया है? और हिंट हाउ टू चेक परचेज नेचर। पहला, असेट लायबिलिटीज मे बी टेकन ओवर एट मार्केट वैल्यू। अगर असेट लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे टेक ओवर किया गया, या एक आध असेट के बारे में भी बोला गया कि हम तो इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, समझ जाना कि ये मर्जर नहीं लग सकता। ओनली पार्शियल असेट लायबिलिटीज मे बी टेकन ओवर। अगर वो साफ साफ बोल रहा है कि कुछ सिलेक्टेड असेट्स को ही वो ले रहा है, लायबिलिटीज को ही वो अज्यूम कर रहा है, समझ जाना मर्जर मेथड नहीं लग सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो सारे के सारे असेट लायबिलिटीज को ले रहा है तो मर्जर ही लगेगा। तीसरा, पीसी में बी इन अदर देन इक्विटी शेयर्स। अगर पीसी वो इक्विटी शेयर्स के अलावा कुछ और भी दे रहा है
इक्विटी शेयर्स के अलावा वो कैश दे रहा है, कोई और असेट दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, तो समझ जाना कि परचेज मेथड है। अगर परचेज मेथड है तो पीसी को आप कंपेयर करोगे नेट असेट से, यहां पर रिजर्व्स नहीं लिए जाएंगे, यहां पर ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स मेंटेन नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो उसके बिजनेस को टेक ओवर किया है, उसका बिजनेस मतलब नेट असेट्स। जबकि मर्जर में क्या था, हम तो तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी मिलके काम करेगी, मैंने तुम्हें टेक ओवर नहीं किया है, तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस एक ही है, तो मतलब तुम्हारे रिजर्व्स भी एक ही है, हमारा रिजर्व तुम्हारा रिजर्व एक ही है, इसीलिए समझो इस बात को, ठीक है। तो यहां जो भी डिफरेंस आएगा वो फायदे नुकसान के फॉर्म में हम गुडविल कैपिटल रिजर्व में बुक करेंगे, ठीक है। अगेन लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर ट्रांसफर कंपनी बियर कर रही है तो उस लिक्विडेशन एक्सपेंस को वो गुडविल कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करेगी। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक को कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, आप लिख दो कवर्ड इन नेक्स्ट पेज। आई बात समझ में? नेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। भाई साहब इतना क्लियर हुआ कि नहीं? सो दिस वाज बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। हम डिटेल्ड में रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन कोई ऐसा रिवीजन नहीं है जहां पर 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में आपको एक समरी बता दी जाए और बोल दिया जाए लो बेटा इन 25 मिनट्स आपका अमेलगमेशन हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये चैप्टर ही ऐसा नहीं है। ये चैप्टर आपका एग्जाम में 16 मार्क्स का से 15 से 20 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है ना। जो एट प्रेजेंट जिस टाइम पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूं ना, उस टाइम पे इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 के लिए एमटीपी रिलीज कर दिया है एडवांस अकाउंट्स का। आज ही, आज का लेक्चर लेने का मेरा डेट है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को एडवांस अकाउंट्स का एमटीपी रिलीज हो गया। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो निकालूंगा। एमटीपी में मैंने आज चेक किया तो उन्होंने अमेलगमेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक 16 मार्क्स का या 15 मार्क्स का और एक दूसरा 4 या 5 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड, ठीक है, मतलब इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। तो 20 मार्क्स कवर किए। 20 मार्क्स के लिए यार 15-20 मिनट की क्विक रिवीजन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला था आपका बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगले पेज पे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ही लाइट पॉइंट्स हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आते हैं अपन सबसे पहले रिजर्व्स पे। हम बात करेंगे रिजर्व्स पे, जो अभी हम बात कर चुके हैं बेसिकली कि ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स का क्या क्या होगा। अगर परचेज मेथड होगा तो हमें उसके रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें उसके सिर्फ असेट से मतलब है, हमें लाइबिलिटी से मतलब है। तो इग्नोर ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व। हाँ, पर कभी कभार ऐसा होता है हम उसके रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करना चाहते, हमें क्या मतलब उसके रिजर्व से, पर कभी कभार एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमने उसके कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जो उसने किसी एक्ट या इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए थे, हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर कंपनी को बोला था कि ये तुझे रिजर्व को 8 साल तक मेंटेन करना है, चौथे साल के बाद ही हमने उसको उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। 4 साल तक तो मेंटेन किया, उसके बाद का क्या? अगर मैंने मेंटेन नहीं किया तो जो उसको पिछले 4 सालों में इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिले वो छीन लिए जाएंगे, वो रिवर्स हो जाएंगे, और रिवर्स होंगे तो सलाम मेरा नुकसान है क्योंकि वो कंपनी तो बंद हो रही है। तो ये नुकसान मेरा ना हो, इसीलिए हम उसके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ता है। और एक नोशनल एंट्री, नोशनल मतलब ऐसे ही झूठी मूठी एंट्री पास करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये क्या है? ये अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व एक फर्जी अकाउंट है, ये नोशनल अकाउंट है। आप इन दोनों को कहां दिखाते हो? आप इन दोनों को बैलेंस शीट में कुछ ऐसे दिखाओगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाओगे और आप ऐसा दिखाओगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, ये माइनस में आ जाएगा 100, और ये स्टैट्यूटरी रिजर्व मान लो कोई भी था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये 100। मतलब सर ये तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ, तो कट हो रहा है। बिल्कुल, पर आपका प्रेजेंटेशन ऐसा दिखेगा, मतलब आप नेगेटिव में ही सही पर दिखाओगे आप ऐसे बैलेंस शीट में, ठीक है। परचेज मेथड में जहां तक बात है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मतलब मर्जर में, वहां तो हमने बोल दिया कि भाई तू, तेरा बिजनेस मेरा बिजनेस एक ही है, ले आ, सब ले आ, सब ले आ भाई, हम सबका इकट्ठा है, मिलके करेंगे, टेंशन मत ले। तो सारे रिजर्व्स को हम वैसे भी रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन ऑल रिजर्व्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स। तो अलग से वो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व करने की एंट्री की जरूरत ही नहीं है।
एनी डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन फ्री रिजर्व। मैंने आपको बताया पिछले पेज पे कि जब हम पीसी और नेट एसेट्स मार्ज और रिजर्व्स को हम कंपेयर करते हैं तो जो भी डिफरेंस आएगा वो फ्री रिजर्व में एडजस्ट करते हैं। सर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जनरली कौन कौन से होते हैं? ये 4-5 नाम याद रख लीजिए। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, टी डेवलपमेंट फंड, एक और याद आ रहा है शिपिंग रिजर्व। ये सारे आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं। सर हम सब मेंटेन करते हैं, हाँ हम बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी ले आएंगे, हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी ले आएंगे, हम कैपिटल रिजर्व को भी ले आएंगे। अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम तो सीआरआर, हम तो डीआरआर सबको ले आएंगे। आया समझ में कि नहीं? ठीक है सर, चलिए बस एक बार आप 2 मिनट का वापस से मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 10-15 सेकंड का देख लीजिए। ओके अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जो ट्रांसफरी कंपनी होती है वो नेट असेट्स को टेक ओवर करने की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री करती है। सबसे पहले वो पीसी की एंट्री कर रही थी, बिजनेस परचेज वाली। उसके बाद वो एक सेकंड एंट्री पास करती है जहां पर वो दिखाती है कि भाई हम असेट्स लेके आए, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। इस बिजनेस परचेज में पीसी का अमाउंट आएगा, असेट का या तो जो भी वैल्यू, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, जिस पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू करते हो। ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद इसमें अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस को मैं अलग से लिख देता हूं, या तो वो गुडविल होगा या तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। हम बात कर रहे हैं परचेज मेथड की। चलो परचेज मेथड छोड़ो, परचेज मेथड की। और अगर मर्जर मेथड होगा तो टू रिजर्व्स भी आ जाएंगे और फिर डिफरेंस फ्री रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही उलझते हैं, कुछ बच्चे यहां पर उलझते हैं। क्वेश्चन में आप बहुत बार पढ़ोगे, लिखा होता है कि डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शैल बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग न्यू डिबेंचर्स। ऐसा करके आपने पढ़ा होगा बहुत बार, शैल बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग न्यू डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफररी कंपनी। पहली बात, डिबेंचर होल्डर्स को जो भी दे रहे हैं वो पीसी का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर ट्रांसफररी कंपनी इज मेकिंग सेटलमेंट विद डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर तो क्या होगा? सबसे पहले बुक द लायबिलिटी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर्स एट अग्रीड वैल्यू। मान लीजिए ट्रांसफरर कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उनका बुक वैल्यू ट्रांसफर की बुक्स में दिख रहा है 15 लाख, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस दिख रहा है। बट वी विल गिव देम न्यू डिबेंचर्स ऑफ आवर कंपनी एट 16 लाख वैल्यू, मतलब हम उनको 16 लाख के डिबेंचर्स देंगे। तो सबसे पहले बुक द लायबिलिटी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर्स एट अग्रीड वैल्यू, दैट इज एट 16 लाख अंडर सेकंड एंट्री ऑफ असेट लायबिलिटी रिकॉग्निशन। जो मैंने अभी आपको ये एंट्री बताई ना, यहां तो यहां पर जहां आप लायबिलिटी बुक कर रहे हो ना, तो आप लायबिलिटी बुक कर रहे हो तो बहुत सारी लायबिलिटी होंगी, क्रेडिटर्स, तो उसमें आप दिखाओगे डिबेंचर होल्डर्स 16, मतलब जितना एक्चुअली अग्री हुआ है उसकी बुक्स में कितना दिख रहा है उससे आपको मतलब नहीं, जितने में आपका अग्रीमेंट हुआ कि आप उसको कितने के दे रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, वो उस पर जाता है। फिर आगे चल के क्या होगा? आपने 2 डिबेंचर होल्डर दिखा दिया सेकेंड एंट्री में, अब आप आगे चल के उसको नए डिबेंचर इशू करोगे, सेटलमेंट एंट्री। तो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट जो भी अग्रीड वैल्यू थी टू न्यू डिबेंचर्स फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो पॉइंट है डिफरेंस इन अबाव गुडविल कैपिटल रिजर्व, ये काट दीजिए। टू न्यू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ एनी, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू, हो सकता है डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट इफ एनी। सर आपने ये कटने को क्यों बोला? एक्चुअली मैंने अग्रीड वैल्यू आपको बोल दिया कि इधर ही आप सेकेंड एंट्री में लिख दो, तो अगर आप यहां पर ही 16 लिख दोगे जबकि उसके 15 थे
तो अपने आप जो 1 रुपया का जो फायदा है, 1 रुपी का जो 1 लाख रुपीज का जो फायदा नुकसान है, वो अपने आप गुडविल रिजर्व में, गुडविल कैपिटल रिजर्व में या फ्री रिजर्व में अपने आप यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस डिबेंचर को सेटल करने के लिए जो भी अग्रीड वैल्यू होती है, अगर आप उस अग्रीड वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे तो अपने आप आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व या फ्री रिजर्व व्हाटएवर इन केस ऑफ मर्जर अपने आप यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेटलमेंट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरकंपनी स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला, जो मैंने ऊपर के पेज में बताया था कि कवर्ड इन द नेक्स्ट पेज। दो बातें हो सकती है, या तो ट्रांसफरर कंपनी ने ट्रांसफरी कंपनी को गुड्स बेचे थे पहले, और अमेलगमेशन के टाइम पर ट्रांसफरी कंपनी के पास अनसोल्ड स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट है ट्रांसफरर का, और इसका वाइजा वर्सा, मतलब ट्रांसफरी ने गुड्स बेचे थे पहले ट्रांसफरर को, और जब अमेलगमेशन कर रहे हैं तो अनसोल्ड स्टॉक ट्रांसफरर के पास है जिसमें प्रॉफिट है ट्रांसफरी का। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, ट्रांजैक्शन कौन सा है। स्टॉक इन ट्रांसफर री बुक्स, ट्रांसफर री की बुक्स में स्टॉक है, ट्रांसफर री कंपनी मतलब जो न्यू कंपनी है जो AS14 अप्लाई कर रही है उसके पास स्टॉक रखा है, तो वो स्टॉक कहां से आया, ट्रांसफरर से। प्रॉफिट किसने कमाया, ट्रांसफरर ने, इसको हम अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और स्टॉक इन ट्रांसफरर बुक, ट्रांसफरर बुक, ट्रांसफरर कौन, ट्रांसफरर कौन, जिसकी कंपनी बंद हो रही है, उसके पास स्टॉक रखा हुआ है, किसका, ट्रांसफर री का। ट्रांसफर री ने प्रॉफिट अर्न किया और वही वो स्टॉक लेके आ रहा है। ठीक है, जब वो लेके आ रहा देख रहा है, अरे यार इसमें तो प्रॉफिट मेरा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अल्टीमेटली उस स्टॉक में से आप प्रॉफिट हटाओगे। हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। मैं यहां पर जितनी भी एंट्री की है मैंने वो प्रॉफिट के बेसिस पर की, लॉस होगा तो इसका रिवर्सल उल्टा एंट्री हो जाएगा, तो वो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होगा। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन को कैसे समझना है आपको, मान लीजिए अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन मतलब, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन मतलब सर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट अर्न किया किसने, प्रॉफिट अर्नड बाय ट्रांसफरर, प्रॉफिट ट्रांसफरर ने अर्न किया। यहां पर एक गोल्डन रूल याद करो, जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसके P&L के बेसिस पर देखा जाएगा कि उसके P&L में से रिवर्स होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ सोचो, प्रॉफिट अर्नड बाय ट्रांसफरर, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, अपस्ट्रीम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कौन बैठा है, जो कंपनी जिसने टेक ओवर किया, नीचे कौन बैठा है, जिस कंपनी को टेक ओवर किया गया, तो नीचे वाली कंपनी ने ऊपर को बेचा, तो यहां पर देखा जाएगा प्रॉफिट किसने अर्न किया, प्रॉफिट ट्रांसफरर कंपनी ने अर्न किया। हमें प्रॉफिट को हटाना है तो टू स्टॉक करेंगे, स्टॉक की वैल्यू में से प्रॉफिट हट जाएगा। डेबिट क्या करूं, अगर परचेज मेथड है तो आपको पता है कि परचेज मेथड के केस में हम सामने वाली कंपनी के कोई भी प्रॉफिट्स, कोई भी रिजर्व्स मेंटेन नहीं करते। जब हम मेंटेन ही नहीं करते, उसने प्रॉफिट कमाया, उसके रिजर्व्स में प्रॉफिट शामिल है, पर उसके रिजर्व्स को हम मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके रिजर्व्स को डेबिट कर नहीं सकते। हम अपने रिजर्व्स डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो इसलिए हम गुडविल को डेबिट कर देते हैं। सेकंड वाली एंट्री में अगर हमें गुडविल मिला था या कैपिटल रिजर्व मिला था तो हम गुडविल कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर लेते हैं, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। पर अगर मर्जर नेचर था, मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड था, तो हमने उसके प्रॉफिट्स को भी मेंटेन किया होगा, हम उसके सारे रिजर्व्स लेके आए होंगे और उसी के रिजर्व्स में उसने प्रॉफिट अर्न किया है, तो हम उसके रिजर्व्स को ही डेबिट कर देंगे। तो बेसिकली यहां पर डिपेंड करता है हमारे पास उसके रिजर्व्स हैं कि नहीं। अगर मर्जर मेथड है तो हमारे पास उसके प्रॉफिट्स हैं और उसके प्रॉफिट्स में वो प्रॉफिट शामिल होगा, तो वो प्रॉफिट हटा दो, उसी के रिजर्व्स को डेबिट कर दो। पर अगर हमारा परचेज मेथड है तो हमने उसके रिजर्व्स को मेंटेन ही नहीं किया, उसने प्रॉफिट अर्न तो किया पर उसके रिजर्व्स को हमने मेंटेन नहीं किया, तो हम गुडविल कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर लेंगे, हम अपने रिजर्व्स को नहीं हिलाएंगे। अब बात यहां पर होती है स्टॉक इन ट्रांसफरर कंपनी, प्रॉफिट किसने कमाया, यहां तो दिक्कत ही नहीं है, यहां तो ट्रांसफर री कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और अकाउंटिंग भी वही कर रही है, उसने प्रॉफिट कमाया है ट्रांसफरी ने, तो ट्रांसफरी के ही रिजर्व्स में रखा होगा, और ट्रांसफरी के रिजर्व्स तो ट्रांसफरी के पास ही होते हैं ना, वो टेक ओवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो हमारे रिजर्व है ना, हम तो दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जनरल रिजर्व डेबिट टू स्टॉक, चाहे मर्जर मेथड हो चाहे परचेज मेथड हो, सीधी बात है ना, वो तो मेरे पास प्रॉफिट मैंने कमाया है, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे रिजर्व्स में रखा हुआ है, टेक ओवर करने की तो बात ही नहीं आती। तो चाहे मर्जर मेथड हो, चाहे परचेज मेथड हो, चाहे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे परचेज मेथड हो, हम हमेशा जनरल रिजर्व डेबिट टू स्टॉक करेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंपैक्ट मैंने ऊपर क्यों कवर किया था आपको दिखेगा, आप देखो
यहां पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब में जनरल रिजर्व और P&L आया था, फिर हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस हमने दिखाया, यहां पर प्लस माइनस कर रहे हैं क्योंकि जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा, और यहां पर भी हम दिखा रहे हैं प्लस माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्लस माइनस गुडविल से सेटल होगा, क्योंकि ऊपर हम यहां उसका ट्रीटमेंट हम यहां पर देख चुके हैं कि देखो गुडविल से हो रहा है, वाकई में जनरल रिजर्व से हो रहा है, जनरल रिजर्व से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इजी है, ये सबको पता होगा, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों की बैलेंस शीट में एक दूसरे से पैसा लेन देन दिख रहा है, रिसीवेबल एंड पेबल। एक दिखा रहा है मुझे लेना है दूसरे से और दूसरा दिखा रहा है मुझे लेना है पहले से। अमेलगमेशन के टाइम जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों का रिसीवेबल पेबल हम दोनों का कट ऑफ कर देंगे। एक की बुक्स में दिख रहा है 100 रुपीज लेने हैं, दूसरे की बुक्स में दिख रहा है 100 रुपीज लेने हैं, तो दोनों 100 कट ऑफ हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक दिखा रहा है 100 देना है, दूसरा दिखा रहा है 90 लेना है, तो डिफरेंस आ रहा है, तो वो हो सकता है डिफरेंस के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएगा कि वो डिफरेंस क्यों है। अकॉर्डिंगली आप उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रेक्टिफिकेशन करोगे और आप फिर सेट ऑफ करोगे। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको रिसीवेबल्स और पेबल्स को, कॉमन डेट्स को सेट ऑफ करना है। गिव ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, लोन्स एंड पेबल्स आपके बुक्स में दिख रहे हैं, तो पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स अकाउंट आपको करना है। पेबल्स का क्रेडिट बैलेंस था हमने डेबिट कर दिया, रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस था हमने क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ये पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन हमने कंप्लीट किया अमेलगमेशन का। गाइस चार्ट रिवीजन है ये, और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, आप जितने भी चार्ट रिवीजन कर रहे हैं याद रहे, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू योर मेन स्टडी। मेन स्टडी आपको जो मेन बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, आपने कोई भी टीचर से पढ़ा हुआ है, ये तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, सबके लिए फ्री है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, पर आपने जिस टीचर से पढ़ा हुआ है आप पहले उन टीचर्स के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको सिर्फ ये चार्ट रिवीजन काम आएगा रिवीजन करने के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए ये सही नहीं रहेगा। अगर आप एज अ ऑल्टरनेट की तरह देख रहे हो कि यार मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, मैं सिर्फ चार्ट रिवीजन से कर लूंगा, तो सॉरी टू से गाइस, आप चार्ट रिवीजन से इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। चार्ट रिवीजन आपको हेल्प करेगा। एग्जाम है आपके 1 दिन बाद 2 दिन बाद, अब तो पोस्टपोन होगा एग्जाम, अगर एग्जाम पोस्टपोन जो हुए हैं उन्हीं डेट्स पर अगर हुए, अगर बोल रहा हूं मैं अगर हुए, तो एडवांस अकाउंट्स में 2 छुट्टियां हैं, चाहे आईपीसीसी के स्टूडेंट से चाहे इंटर के स्टूडेंट से, 2 छुट्टियां हैं, आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और आपको उस टाइम पे मेरे चार्ट रिविजन काम आएंगे। ये चार्ट रिविजन ना ही सिर्फ नवंबर 20 बल्कि आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी इक्वली अप्लीकेबल रहेंगे। तो मैं नवंबर 20 का नाम तो ले रहा हूं, बट ये आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस पूरे चार्ट रिविजन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको चार्ट रिविजन अच्छे लगते हैं तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप करके फीडबैक दीजिए 7887788705 पे, आप यूट्यूब पे कमेंट पे फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो सीए इंटर वालों का है और फाइनल वालों का है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सबके अपडेट्स मिलते रहे। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अगले चार्ट रिविजन में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट।